तो आज है लेक्चर 10 और जैसा कि हम लोग प्रियम्बल के जितने मेन पार्ट थे वो सब देख चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में कि प्रियम्बल का क्रिटिसिज्म क्या है। प्रस्तावना का आखिर आलोचना हम किस आधार पर कर सकते हैं, तो आज इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर इसके आलोचना की बात करें तो किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पहले तो ये कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है वो अप्रवर्तनीय है। मतलब इसका ये है, अप्रवर्तनीय से तात्पर्य ये है कि इसको लागू नहीं कराया जा सकता, ना ही कोर्ट के द्वारा, ना ही जो है राज्य जो है इसको लागू करवाने के लिए बाध्य है। मतलब ये है कि इसको अगर प्रस्तावना का कोई भाग लागू नहीं हो रहा है या कोई भाग जो है लागू नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर कहीं और के माध्यम से उसको लागू नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए इसको दंत विहीन व्याघ्र की भी संज्ञा दी जाती है। और इसमें क्या है कि इसको केवल एक निर्देश के रूप में देखा जाता है कि ये संविधान द्वारा निर्देश, प्रस्तावना द्वारा निर्देश दिया गया है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। तो वही मैं कह रहा था कि ये जो है बाध्यकारी नहीं है। राज्य या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इसको लागू करवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो प्रस्तावना में जो कुछ शब्द हैं, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य या ऐसे भी जो एक दो और वर्ड हैं, उनमें क्या है कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, उसमें केवल ये शब्द लिख दिए गए हैं। और चूंकि इन शब्दों का बहुत ही व्यापक मतलब हो सकता है और बहुत ही छोटा मतलब भी लिया जा सकता है, तो इसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो वही यहाँ पे इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं दिया गया है। तीसरा अगर इसकी हम बात करें, और ये पहले दोनों जो ये क्रिटिसिज्म है ये मदन गोपाल केस के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, जो कि 1957 में दिया गया था। तीसरा है कि मौलिकता का अभाव है। इसमें ये कहा जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है। तो ये भी आधार है इसकी आलोचना का। अब अगर हम बात करें कि ये तो आलोचनाएं हो गई, अगर इसकी अब हम बात करें कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस वो भी कुछ जो बहुत ही फेमस व्यक्तित्व रहे हैं उनके शब्दों में इसको हम लोग जानने का, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। तो उसको हम लोग देखते हैं के एम मुंशी, जो कि संविधान सभा के जो है सदस्य भी रहे थे, उनका एक कथन है कि उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। यहाँ पे राजनीतिक जन्मपत्री से क्या जो है तात्पर्य है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जन्मपत्री क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का वो उसका भविष्य बताता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो वही इसको यहाँ पे लिया गया है प्रस्तावना के संदर्भ में कि ये इसकी राजनीतिक जन्मपत्री है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, अर्थात कि वहां का राजनीति जो है वो कैसे चलेगी या फिर राजनीति को कैसे होना चाहिए, वो एक, चूंकि ये दर्शन का हिस्सा है प्रस्तावना, तो उसका दर्शन बताता है कि आखिर राजनीति वहां की कैसी होनी चाहिए। इसी प्रकार एक और सदस्य थे गजेंद्र गढ़कर, उनका कहना था कि संविधान जो है वो मतलब प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। मस्तिष्क को अगर संविधान निर्माताओं का जो मस्तिष्क है अगर उसको समझना है तो ये प्रस्तावना उसकी कुंजी है कि आखिर उस संविधान में क्या है उसको हम प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रस्तावना में ही ये जो सारे जो जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है कि सत्ता का जो उद्देश्य है और सत्ता के जो तत्व हैं, सत्ता का जो स्वरूप है और जो सत्ता के उद्देश्य हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं कि आखिर वो प्रस्तावना से ही निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो संविधान, अगर हमको संविधान को समझना है तो हमें प्रस्तावना के साथ जाना होगा। तीसरा इसका एक ठाकुरदास भार्गव जी हैं, उनका कथन है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। तो एक बात हम लोग यहाँ याद भी रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कुछ और माना है, तो यहाँ पे याद रखना होगा कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। तो ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में, तो इसको याद रखना होगा कि ठाकुरदास भार्गव जो है उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। उनका कहना है कि संविधान का जो भी दर्शन है वो प्रस्तावना में निहित है।
तो अगर हमें संविधान को समझना है तो इसके दर्शन को समझने के लिए हमें प्रस्तावना को समझना जरूरी है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दों को देखते हैं। तो इसके संबंध में कुछ मुद्दे ये आते हैं कि प्रस्तावना आखिर संशोधनीय है या नहीं है, प्रस्तावना आखिर संशोधनीय है या नहीं है। और दूसरा मुद्दा आता है कि संविधान का अंग है कि नहीं प्रस्तावना। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेरूबाड़ी केस हुआ था एक, तो उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें कहा गया कि प्रस्तावना ना तो संशोधनीय है, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट लिखा भी हुआ है कि प्रस्तावना ना तो संशोधनीय है और ना ही संविधान का अंग है। बेरूबाड़ी केस में ये कहा गया। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला और कहा कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संशोधनीय है और वो जो है संविधान का अंग भी है। प्रस्तावना संशोधनीय भी है और संविधान का जो है अंग भी है, लेकिन तब तक संशोधनीय है जब तक कि उसको संशोधित करने से उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना होगा कि मतलब प्रस्तावना तभी तक जो है संशोधनीय है जब तक कि उसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। तो चूंकि केशवानंद भारती मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए ही फेमस है, तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी होगी कि प्रस्तावना भी तभी तक संशोधनीय है जब तक कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। और अब बाद में मिनर्वा मिल्स केस हुआ और LIC केस हुआ, उसमें भी केशवानंद भारती केस को जो है केशवानंद भारती केस का जो निर्णय था उसी को मान्यता दी गई। तो अभी तक वर्तमान में स्थिति ये है कि प्रस्तावना संशोधनीय भी है और संविधान का अंग भी है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी थे, ये हमको याद रखने होंगे। अब अगर बात करें कि प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है 42वां जो संशोधन था संविधान का, उसके माध्यम से जो है प्रस्तावना, अभी प्रस्तावना की बात हो रही है तो प्रस्तावना की हम लोग बात करेंगे। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ उसमें कितने वर्ड जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना होगा उसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। पहला तो है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तो ये 3 वर्ड हैं जो कि प्रस्तावना में जब एक बार संशोधन हुआ है तो उसमें ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो आज हम लोगों ने पूरी तरीके से जो है प्रस्तावना को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अब हम लोग मूल अधिकार के बारे में बात करें। तो आज हम लोगों ने प्रियम्बल कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से और कल मिलेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।